तो आज की क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट का एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमने एक एडिटर ओपन करके रखा है नोटपैड प्लस प्लस, और इसमें एक फाइल बनाई है test1.html, और यहाँ पर उसी फाइल को ओपन किया है। ये फाइल इस लोकेशन पर स्टोर है, और यहाँ पर जब हम कोड करके सेव करते हैं और यहाँ लोड करते हैं तो आउटपुट दिखाई देता है हमें। क्लियर है? तो आज हम लोग छोटा सा एग्जांपल बना करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है। सेम स्क्रिप्ट जैसा आप नॉर्मली बनाते हैं वैसे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने स्क्रिप्ट टैग को सेम क्लोज कर दिया है। सेम वैसे ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि स्क्रिप्ट टैग को भी वैसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे दूसरे टैग्स को ऐड किया जाता है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड किया है, और यहाँ पर हम लोग अगर कुछ कोड लिखते हैं कि मैंने कोड लिखा, और इस कोड से लगभग आप परिचित होंगे कि अगर मैं x में एक वैल्यू दे देता हूँ, y में एक वैल्यू दे देता हूँ, और z में इसको मैं करा दूंगा x प्लस वाई, मुझे इसको प्रिंट करना है तो हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। नहीं आएगी सर, वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग आप देखेंगे तो काफी सिंपल सा एक कोड दिख रहा है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट टैग को ऐड किया, सॉरी स्टार्ट किया है, और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। स्क्रिप्ट टैग के बीच में यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला वेरिएबल में मैंने दिया एक वैल्यू, दूसरे वेरिएबल में मैंने दिया दूसरी वैल्यू, दोनों का सम करा दिया है, और जो z है उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ। ये प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है वो बाद में बताएंगे, कॉन्केटिनेशन का काम करता है। इसको हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सा स्क्रिप्ट बनाया मैंने, और ये स्क्रिप्ट जो दिख रहा है आपको यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट यूज किया गया है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में जो सिंटैक्स यूज होते हैं, जैसे ये स्क्रिप्ट टैग है और ये एक स्क्रिप्ट टैग क्लोज हुआ है, इनके बीच में जो भी सिंटैक्स यूज हो रहे हैं वो जावा के सिंटैक्स होते हैं। और जावा का जो सिंटेक्स है वो 90% जो है वो सी से मैच खाता है। तो देखने में आपको काफी हद तक ये सी जैसा लग रहा है, और बहुत सारे सिंटेक्स जो है मैच खाएंगे। जैसे यहाँ पर आप सी में इंट लिखते थे, यहाँ पर आप वैर लिख रहे हैं। क्लियर है? तो बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मैच खाते हुए दिखेंगी। कई सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम सी के प्रोग्राम्स बना रहे हैं, इवन ऑड का प्रोग्राम्स बना रहे हैं, और इस तरीके के बहुत सारे सी के जैसे मिलते जुलते आपके प्रोग्राम्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको बोलने बताने वाली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि HTML जो है, HTML में कैलकुलेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। HTML अलाउ नहीं करता है कि आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन या मॉडिफिकेशन आप वेब पेज में करें। अगर आप वेब पेज में किसी भी प्रकार का डायनेमिक मॉडिफिकेशन या रन करते समय कोई भी एनिमेशन या किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन या प्रोग्राम लगा के किसी चीज को रोकना या उसका वेरिफिकेशन करना, वैलिडेशन करना, वैलिडिटी को चेक करना, इस प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन से कोई भी प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं तो आपको उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करना होता है।
और आपने ये देखा कि डिजाइन करने के लिए हम CSS ऐड करते हैं हेड के अंदर, और यहाँ पर कैलकुलेशंस कराने के लिए हमने स्क्रिप्ट टैग को ऐड किया है। CSS ऐड करने के लिए स्टाइल टैग को यूज करते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग के साथ आप ध्यान को आपको ये देखना है कि स्क्रिप्ट टैग लगा करके स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना, और उसके बीच में कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने जावा स्क्रिप्ट को ऐड किया है। अब VB स्क्रिप्ट, दूसरे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आजकल पाइथन वगैरह भी आ गए हैं, उनके स्क्रिप्ट, किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी वाली चीज को आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपका HTML है वो एक प्रकार का कंसोल जैसा होता है। ये एक स्क्रीन है, इसमें सिर्फ डिस्प्ले करने का जो काम है वो HTML का होता है। तो HTML यहाँ पर केवल डिस्प्ले करता है, जैसे यहाँ पे कोई कंटेंट को डिस्प्ले कर दिया मैंने, और इस प्रकार से कोई भी कंटेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, सेंटर में डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस कंटेंट को डिस्प्ले करने का काम जो है वो HTML करता है। अब इस कंटेंट पर चेंज करने का काम जो है वो आपका कर सकता है, जैसे इसकी डिजाइन चेंज करनी है तो CSS करेगा। CSS के लिए आप स्टाइल टैग का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करानी है तो आपको कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होगा उसको। ऐसा हवा में नहीं लिख सकते, उसको ओपनली नहीं लिख सकते, ओपन लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप यूज कर लीजिए और स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दीजिए। तो आपको बस ध्यान ये देना है कि स्क्रिप्ट, आपको यहाँ पर क्या सीखना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो कई प्रकार की होती है, उसमें कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे, और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट ही है। इसका कारण ये है कि वो प्लेटफॉर्म के बिना ही रन हो जाती है और बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है वेब ब्राउजर्स को। विजुअल बेसिक की भी स्क्रिप्ट आपको मिलेंगी और दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी, और आजकल जो है वो पाइथन जो है वो ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐड करना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है, एक सर्वर साइड होती है और एक क्लाइंट साइड होती है। तो यहाँ पर हम जो अभी बात कर रहे हैं ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी परफॉर्मेंस होती है वो कहाँ पर होती है, क्लाइंट पर, क्लाइंट मशीन पर होती है, न कि सर्वर मशीन पर। अगर आपके पास एक सर्वर मशीन है तो स्क्रिप्ट यहाँ पर स्टोर नहीं होगी, यहाँ पर स्क्रिप्ट हमने स्टोर कर दिया, एक स्क्रिप्ट स्टोर कर दिया है। तो जब भी क्लाइंट क्या करेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजेगा किसी चीज को ओपन करने के लिए, या मैंने ये क्लाइंट इसको क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड किया। जैसे ही इसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वेब पेज के साथ ये जो सर्वर है वो उसको एक स्क्रिप्ट भी सेंड कर देगा क्लाइंट को। ये आपका वेब पेज है और ये उसकी स्क्रिप्ट है। तो जब इस वेब पेज में कोई भी आप परफॉर्मेंस करेंगे तो स्क्रिप्ट यहीं पर कैलकुलेशन करके आपको आउटपुट दे देगा। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आप एक फुटबॉल खरीदने जाते हैं तो आपको फुटबॉल के साथ साथ एक उसमें पंप दे दिया जाता है कि जब हवा निकल जाएगी तो इसको आप घर पर ही भर लेना, यहाँ पर भरने के लिए मत लाना। यानी एक साथ में एक और किट दी जाती है, जैसे आप वो भी देखे होंगे छोटे बच्चों के लिए टब वगैरह होता है जिसमें एयर भर करके वो छोटे बच्चों को रखा जाता है। तो आप दो तरीके की बात कर रहे हैं कि जब मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूँ या टब खरीदने गए तो उसके साथ आपको एक पंप दे दिया गया है। ये स्क्रिप्ट उस पंप के जैसा ही है कि जब आपको कोई छोटा मोटा या कॉमन काम करना है तो आप घर पर ही कर लीजिए, बार बार उसको सर्वर के पास या दुकान में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आप दुकान में लाएंगे दुकान वाला भी बिजी होगा, आपका भी समय वहां पर वेस्ट होगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा। वेट करने की जरूरत ही नहीं है, घर पर ही भर लो।
तो ज्यादा अच्छा ये है कि इसके साथ एक पंप प्रोवाइड कर देना ताकि आपको बार बार ना आना पड़े और कॉमन काम के लिए यहाँ पे ना आना पड़े, कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से डिजाइन किया गया था स्क्रिप्टिंग को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा जो कोड है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये मैंने 3 वेरिएबल बनाए हैं, दोनों वेरिएबल में वैल्यू दी है, एडिशन करा दिया है। अब प्रिंट करने के लिए कई मेथड्स है, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग बना करके उसको प्रिंट कराया है। अगर आप पैराग्राफ टैग बना करके या किसी भी एलिमेंट पर या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में आप इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। ये जो लाइन है ये HTML की का फंक्शन है, इतना आपको लिखना पड़ेगा तब जाके वो प्रिंट करेगा। और यहाँ पर मैं 2 पैराग्राफ बनाता हूँ, एक में साइन लिखता हूँ और एक में साइन 1 लिखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें मैं इसमें साइन 1 में प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे साइन 1 लिखना होगा। और आपको यहाँ पर जो भी प्रिंट कराना है जैसे वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन और उसके बाद z का मतलब होगा z की वैल्यू, z की जो भी वैल्यू होगी 3 + 4 = 7, तो यहाँ पर प्रिंट होगा 7। तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। आप देखेंगे आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ z = 7। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू में 7 कर देता हूँ, तो 7 + 4 मैं यहाँ पर सेव करूंगा तो यहाँ पर आउटपुट में मेरा आ जाएगा 11। तो ये जो आउटपुट यहाँ पर चेंज हो रहा है डायनेमिकली वो स्क्रिप्ट की वजह से चेंज हो रहा है। स्क्रिप्ट में मैंने यहाँ पर दिया है वैल्यू ऑफ z इक्वल टू, तो ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया। उसके बाद प्लस के बाद मैंने लिखा है z यानी z की वैल्यू। ये प्लस ऑपरेटर के जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडिशन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है वो कॉन्केटिनेशन का। तो आपको मैं बोलूं कि 1 + 1 इक्वल टू, अगर ये 2 लिख रहे हैं आप तो ये एडिशन है, और 1 + 1 अगर ये हो रहा है 11 तो ये कॉन्केटिनेशन है, जोड़ देता है। जैसे राजेश + कुमार और आउटपुट आएगा राजेश कुमार, तो ये जो आपका आउटपुट आ रहा है राजेश कुमार उसको हम बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। तो यहाँ पर जो प्लस ऑपरेटर है वो 2 प्रकार का काम कर रहा है, एडिशन कर रहा है साथ ही साथ कॉन्केटिनेशन कर रहा है। ये कॉन्केटिनेशन है। कॉन्केटिनेशन तभी होगा जब प्लस के दोनों तरफ में से कोई भी एक तरफ, अगर दोनों तरफ डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, तो एडिशन करता है। और अगर एक तरफ, जैसे मैं ऐसा लिखता हूं सोहन + 1 तो आउटपुट क्या आएगा, सोहन 1। ये कॉन्केटिनेशन कर देगा, यानी उसके दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक ऑपरेंड या फिर दोनों ऑपरेंड, अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट जैसा है, तो वो एडिशन ना करके कॉन्केटिनेशन करेगा और आउटपुट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों साइड नंबर्स हैं तो वो एडिशन करेगा। एक साइड स्ट्रिंग या टेक्स्ट है और दूसरे साइड स्ट्रिंग या टेक्स्ट या नंबर है, कोई भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए, तो वो क्या कर लेगा, आपको कॉन्केटिनेशन करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हमने 2 नंबर का एडिशन कराया है। ये सेम प्रोग्राम जो था आपने सी में भी किया होगा एकदम शुरुआत में, 2 नंबर का जो एडिशन था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखना। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग को पार्ट्स में भी ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, वो भी देखेंगे। ये प्रोग्राम अगर समझ में नहीं आया है तो इसमें आप लोग कुछ पूछ सकते हैं।